इन प्लस दूरी का प्लस का नाम यदि कोई सेंटेंस इस जय सिया राम। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कैसे हैं प्यारे साथियों? आज की क्लास नंबर 11 में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है बेटा। आज हम लोगों के बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी प्रेम से बोल देंगे अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय एंड पवन सुत हनुमान की जय। तो पहला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। एक आदमी अपने गांव से बाजार कितनी स्पीड से जाता है बेटा? 8 kmph की स्पीड से जाता है बेटा। स्पीड कितनी दी गई है? 8 kmph की स्पीड से जाता है। उसके बाद क्या लिखा है? लिखा है कि वो 5 की स्पीड से बेटा वापस आता है। 5 की स्पीड से बेटा वापस आता है और आने जाने में कुल कितना लगा? 26 घंटे लगा। तो सवाल ने क्या पूछा है? दूरी पूछा है। सवाल ने क्या पूछा है? दूरी पूछा है। आप लोगों ने मेरे से डीटीएस कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही था बेटा। अब अगर डीटीएस कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने तो ये कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन डीटीएस कॉन्सेप्ट में क्या होता था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, तथा जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसमें क्या होता था, जब आप जाते थे अपने घर से ऑफिस या स्कूल तो डायरेक्शन सेम होती थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे एक बार आप 8 की चाल से गए हो बेटा तो आप वापस लौटे हो, है ना, वापस लौटे हो 5 की चाल से आप वापस लौटे हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखिए दोनों बार अपोजिट आ गई। एक बार 8 की चाल से गए हो और फिर आप वापस लौटे हो 5 की चाल से, देखो वापस आए हो। तो डायरेक्शन दोनों जगह पे अपोजिट है। तो आपको बात ये याद रखनी होगी कि बेटा यहाँ पे दोनों स्पीड का क्या लिखा जाएगा? गुणनफल। और नीचे स्पीड का क्या लिखेंगे बताइए? योगफल लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और इनटू आपको जो टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया गया वो लिखना है, टोटल टाइम। टीटी मतलब टोटल टाइम। तो इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बेटा कि जब एक बार जा रहा है 8 की चाल से और फिर 5 की चाल से वापस आ रहा है तो नीचे आपको लिखना है इनका योगफल, यानी कि 13 आएगा। और टोटल टाइम सवाल में कितना दिया है? 26 घंटे दिया है। टोटल टाइम क्वेश्चन में कितना दिया है बेटा? 26 घंटे दिया है। कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन देख लो कितनी आ गई हमारे पास? 8 8 दहम 80, 80 आ गई। यानी कि दूरी हो जाएगी इस सवाल में कितनी बेटा? दूरी इस सवाल में जो आएगी वो आ जाएगी 80 किलोमीटर। बताओ क्या ये सवाल समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या एक सवाल मैं आपसे लगवा लूं ऐसा ही? बताओ ये कॉन्सेप्ट जल्दी से याद हो गया तुम्हें? ध्यान हो गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट डी बराबर एस टी में एस की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे बेटा? दोनों स्पीड का गुणनफल बटे उन स्पीड का योगफल इनटू टाइम। क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो नीचे स्पीड का क्या होगा? एडिशन होगा बेटा। ठीक है, एक ऐसा सवाल आप लगा के दिखाएंगे मुझे जल्दी से। ऐसा सवाल आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लो, फटाफट सेशन को इस क्वेश्चन को लगाएंगे बेटा। गर्म पानी ने गर्म पानी लिया है। आ गया बेटा आंसर? सवाल ने बोला है 25 की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, है ना, दूरी तय की और वापसी में 4 की चाल से पैदल चलकर तय की, है ना। व्यक्ति ये जो ट्रेन से गया है 25 की चाल से और वापस जब आया है पैदल आया है 4 की चाल से। ठीक है, आने जाने में टोटल लगा उसको 5 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए बताओ जरा क्या करेंगे? 12 चौक 48, 12 पंचे 60, है ना बेटा। तो मैंने 48 मिनट को 60 से भाग कर दिया जिससे कि वो घंटे में चेंज हो गया। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, पचम 25, 25 4 29 बटे 5 घंटे। तो टोटल टाइम आ गया 29 बटे 5 घंटे। अब हमें दूरी निकालनी है तो हमने आपको क्या सिखाया? दोनों स्पीड का क्या करेंगे? गुणनफल लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? योगफल लिखेंगे बेटा और इनटू टाइम लिख देंगे। टाइम है हमारे पास 29 बटे 5 घंटे। टाइम है 29 बटे 5 घंटे। जो कटने वाली चीज हो वो काट देंगे बेटा, जो कटने वाला है वो काट दिया। आंसर बताइए कितना आ गया? आंसर आ गया बच्चा 20 किलोमीटर। सवाल का आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। सभी लोगों का आई होप आ गया होगा और प्लस ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा।
सवालों को बार बार लगाइए, नोट्स बनाने के बाद उनको बराबर देखते रहिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट और टाइप आपके हमेशा आपको याद रहेगा एग्जाम तक। कॉन्सेप्ट पढ़ा ना? हाँ बेटा एक बात बताओ, आपने बोला सर अगर घंटे को मिनट में चेंज करके लगाएंगे तो क्या नहीं आएगा? मुझे आप ये बताओ बेटा, ऑप्शन किसमें दिए गए बेटा बोलो। और किलोमीटर का कॉम्बिनेशन वैल्यू क्या होता है? किलोमीटर किसके साथ आता है? आवर के साथ आता है। और मीटर किसके साथ आता है? सेकंड के साथ आता है। ठीक है, तो जब किलोमीटर चूंकि दिया हुआ है तो आपको तुरंत इस चीज का निर्णय लेना है कि कुछ भी हो जाए एनी हाउ मुझे आवर में ही इसको कन्वर्ट करके करना है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन की तो आदत है, वो आपको घुमाएगा, टहलाएगा, परेशान करेगा, वो आपको मिनट में देगा, सेकंड में देगा, है ना, जिसकी वजह से आप परेशान हो। लेकिन आपको करना क्या है, जब आप किलोमीटर देख रहे हो तो उसको फुल्ली आवर में यानी घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो यही दूरी मीटर में दी होती तो फिर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। चलो बेटा, अब एक नया सवाल आया है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। पहले आपका काम है सवाल को ध्यान से पढ़ना। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, फिर ऐसा ही एक सवाल हम आपसे और लगवाएंगे। ठीक है, पहले एक सवाल हमसे कर लो, फिर दूसरा वाला आप अपने आप लगा के दिखाना। ठीक, तो सवाल में लिखा है बेटा, दो तरह की ट्रेनें हैं, एक 100 मीटर है और एक 95 मीटर है बेटा। तो लिखा जब वे एक ही दिशा में चलती है तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, जब विपरीत दिशाओं में चलती है तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। रेलगाड़ियों की आपसे क्या पूछी गई? गति पूछी गई है। तो इसमें दो तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं बेटा। इस सवाल में क्या है, दो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो दो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं उनको कैसे यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं बेटा कि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? जब दोनों ट्रेनें बेटा एक ही दिशा में चलती हैं। तो जब एक ही दिशा में चलती हैं तो सेम डायरेक्शन का केस हम लोग लेने जा रहे हैं। और हम लोग क्या लिखेंगे भाई? स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम लिखेंगे। स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड का मतलब ये हो जाएगा जब डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बताओ घटेगी कि जुड़ेगी? स्पीड अगर हमारे बात करें, रिलेटिव स्पीड की बात करें, तो सेम डायरेक्शन होने पर रिलेटिव स्पीड बेटा घटती है। सेम डायरेक्शन होने पर रिलेटिव स्पीड बेटा क्या होती है? घट जाती है। तो मैं स्पीड क्या मान लेता हूं? x और y। तो यानी कि स्पीड दोनों ट्रेनों की क्या हो गई? घट गई। और जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, हालांकि सेम डायरेक्शन में पार कर रही हैं, एक ही दिशा में पार कर रही हैं, लेकिन डिस्टेंस की जगह पे दोनों ट्रेनों की लंबाई आएगी। डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो 100 + 95 195 मीटर हो जाएगा। और इन्होंने एक दूसरे को पार करने में समय कितना लिया है बेटा? 27 सेकंड का। तो सब कुछ परफेक्ट है, ये ऊपर मीटर में है, नीचे सेकंड में है। और ये हमने x और y उनकी क्या मान ली? ट्रेनों की चाल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं रेलगाड़ी की जो गति इस बार मानने वाला हूं, मैं रेलगाड़ी की गति को क्या मान लेता हूं यहां पे? चलो अभी हमने x और y माना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में पार करती हैं। अब क्वेश्चन क्या है बेटा? अगर एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में पार करती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। और जरा बताओ अपोजिट डायरेक्शन में बेटा ये घटेगी कि जुड़ेगी? अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, यहां ऑप्शन kmph में दिए गए हैं, तो मैं दोनों रेलगाड़ियों की जो गति मानने वाला हूं वो मैं x kmph और y kmph मानने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने रेलगाड़ियों की गति क्या मानी? x kmph और y kmph मैंने मान ली। ये मैंने अपनी तरफ से बेटा मानी है, ठीक है, माना। तो एक बात बताओ यार, अगर मैंने ये यहाँ पे x - y kmph लिखा है और ये मीटर या सेकंड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस kmph को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू भी kmph में ये है x - y kmph। तो मैं इस वैल्यू को क्या करता हूं? मीटर पर सेकंड में बेटा चेंज कर लेता हूं। और जरा मुझे बताओ इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। बताओ जी, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x - y की वैल्यू निकल आएगी, इजीली निकल आएगी। कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन कहती है बेटा 9 दूनी 18 और 9 तियां 27। उसके बाद क्या मिल रहा है देखो, 3 से काट देंगे हम लोग, तो 3 से काटेंगे तो क्या मिलने वाला है देखो, 3 से काटेंगे 3 छक 18 और 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 पच्चे 15। 5 से सामने काट देंगे तो 13 आ जाएगा। 5 से सामने काट देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा। यानी कि x - y का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 5 से सामने काटने पे आ गया 13। ये x - y का वैल्यू आ गया।
अच्छा हाँ, बटे 2 तो रह ही गया। 5 से काटेंगे 13, फिर 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। सही कह रहे हो, हाँ 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 26। कैसे आई? 5 से काटेंगे 13 और बटे में 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब हम लोग कौन सा केस लेने जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन का केस। अब हम लोग केस कौन सा लेने जा रहे हैं बेटा? जब एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में चलने पर पार करे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पार करे। ठीक है बेटा, ये वाला केस। तो फिर से हम लोग स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम होगा, लेकिन स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा बताओ? यस, स्पीड की जगह पे लिखा जाएगा दोनों की रिलेटिव स्पीड बेटा जुड़ जाएगी, और जुड़ेगी तो कितनी आएगी? x प्लस वाई kmph। और फिर दोनों ट्रेनों की लंबाई भी होगी, जुड़ेगी। दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी जुड़ेगी? तो 195 मीटर होगी, और पार करने में लगा समय कितना है? 9 सेकंड है। फिर वही बात आ रही है, लेकिन kmph में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई, जिससे कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं जल्दी से। कैलकुलेशन क्या कहती है? कैलकुलेशन कहती है 9 दूनी 18 मिलता है, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 ने 45, 39 दूनी 78 हो जाता है। 39 दूनी कितना हो जाता है बेटा? 78 हो जाता है। तो ये x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। अब आपको अगर एक बार प्लस दिया है और एक बार माइनस दिया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि x और y कैसे निकलता है। जरा बताओ x कैसे निकलता है? जोड़ करके आधा करने पे निकलता है, याद आया आपको? तो बेटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जरा इसको जोड़ लो। 14 और 8 2 10, 104 आया, जिसका आधा हो जाता है 52। और y निकालने का मतलब है बेटा घटा के आधा कर देंगे। तो जरा इसको घटा लो, 78 और 26 को घटा लो। 8 में से 6 गया 2, और 7 में से 2 गया 52/2, और 52/2 कितना आ गया? यानी दोनों ट्रेनों की जो चाल आई है वो कितनी आ गई है? 52 और 26। तो सवाल में ऑप्शन बताइए कहां पे दिया है 52 और 26? 52 और 26 ऑप्शन दिया है बेटा ये वाला, यानी सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन। तो हमने पहली बार कौन सा केस लिया? जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं। और फिर दूसरा केस लिया अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। ट्रेन की चाल हमने kmph में इसलिए मानी क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। जब kmph में मानेंगे तो सेम डायरेक्शन होने पर रिलेटिव स्पीड घटेगी, तो x माइनस वाई kmph होगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि सामने मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इन सेम ऑर्डर यहां भी क्या होगा? रिलेटिव स्पीड यहां पे जुड़ेगी बेटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो x प्लस वाई kmph होगा। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ट्रेनों की लंबाई तो हमेशा ही जुड़ेगी। अब बताइए, क्या मैं अगर आपको ऐसा सवाल दे दूं तो आप लगा लोगे? पहले इस सवाल को अपनी आंखों में उतार लीजिए, पूरा स्कैन कर लीजिए, देख लीजिए मैंने कैसे किया है। और अगर जल्दी स्कैन कर लोगे तो फिर आप अगला सवाल निश्चित तौर पे लगा लोगे। देखो, इससे आपकी माइंड मेमोरी भी बहुत शार्प होती है, अगर आप क्वेश्चन को एक बार देख करके स्कैन करके याद करने की क्षमता रख लेते हो। हाँ पूछो बेटा। अच्छा, यहां पे ये 100 माइनस 95 होगा, है ना? क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, इसलिए ना। कहां है तुम्हारा दिमाग? देखो, सब इन लोगों ने बता दिया, और मैंने कितनी बार बताया बेटा, इसको रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। तुमने कभी यह सुना कि मैं इधर रिलेटिव डिस्टेंस लगा दूंगा? रिलेटिव स्पीड में केवल आता है स्पीड घटेगी या जुड़ेगी, लेकिन ट्रेनों की लंबाई तो हमेशा जुड़ती है ना बेटा। सुनो बेटा, ये बताओ मुझे, इसको तो kmph माना, क्यों माना? क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैंने ये ट्रेनों की चाल ये मान ली। दोनों को x kmph, पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल y kmph, दोनों ट्रेनों की चाल मान ली। अब एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड घटेगी तो x माइनस वाई kmph हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये तो 100 मीटर प्लस 95 मीटर है, तो ये तो मीटर हो गया, और ये क्या है? ये सेकंड है। तो एक बात बताओ, जब सामने मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो आपका फर्ज क्या बनता है? इधर भी फिर मीटर पर सेकंड इसको कर दीजिए। अगर इधर मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो इसको क्या कर दीजिए? इसको भी मीटर पर सेकंड कर दीजिए। और जब आपने सब कुछ काटा तो जो वैल्यू आएगी वो यूनिटलेस वैल्यू होगी। याद आया? एक कॉन्सेप्ट वो उस दिन बताया था, जो वैल्यू आएगी वो यूनिटलेस आएगी, यूनिट भी कट जाएंगी, यूनिटलेस वैल्यू आएगी। तो x और y की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 52-26 आएगी, और इसको भी आप कह सकते हो यूनिटलेस वैल्यू है, इसमें कोई यूनिट है ही नहीं। और जब वो 52 और 26 को यहां पे पुट करोगे, यहां पे रखोगे, तो वो ऑटोमेटिक किसमें दर्शाएगी? वो खुद को प्रदर्शित करेगी kmph में। ये बात ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन की क्लास में भी याद करो बताया था कि डाउट ना रहे आपको। अब ऐसा ही सवाल ये रहा, तो अनु बेटा घर पे जरूर सेल्फ स्टडी करो। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, यहां के सवालों को घर पे जाके नहीं लगाओगे, तो बहुत ब्लंडर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और यहां से जाने के बाद चीजों को खुद से लगा लेने से वो कॉन्सेप्ट और मजबूती आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगी।
ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल देख लो। बस इस बार तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है। इस बार पूछी गई तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल। तो देखें भाई, पहला क्वेश्चन सबसे पहला कौन सा लेना है हमें, जब समानांतर ट्रैक पर चल रही है ना, और एक ही दिशा में चले। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, एक ही दिशा में चले। तो सबसे पहला केस हम कौन सा ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं। तो स्पीड लिखेंगे, स्पीड हम लोग मान लेते हैं दोनों ट्रेन की, एक स्पीड मान लेंगे x के एमपीएच और दूसरी क्या मान लेंगे, y के एमपीएच। तो यानी सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, घटेगी। सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी तो x माइनस वाई के एमपीएच, डिस्टेंस की जगह पे दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। डिस्टेंस की जगह पे दोनों ट्रेनों की लंबाई मैंने जोड़ दी, और पार करने में समय कितना ले रही है बेटा, 18 सेकंड। लेकिन फिर वही बात है, आपको यहाँ पे ये मीटर है पर सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको क्या माना है, तेज चलने वाली चाल को x के एमपीएच माना है बेटा, और जो धीमे वाली है उसको मैंने क्या माना है, y के एमपीएच माना है। तो दोनों ट्रेनों की चाल को मैंने क्या मान लिया, के एमपीएच में। ठीक है बेटा, ये मैंने दोनों को क्या मान लिया, के एमपीएच में। तो जिस वजह से मुझे यहां पे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ा। अब कैलकुलेशन जरा बताओ कितनी आ रही है। कैलकुलेशन की बात करें तो बेटा कैलकुलेशन आएगी x माइनस वाई की वैल्यू 36 आई। क्या आप लोगों की आई बेटा। अब हम बात करें अगर एक दूसरे को विपरीत दिशा में वो पार करें, सवाल में देखो लिखा है विपरीत दिशा में पार करें तो कितना टाइम लगता है बेटा, 9 सेकंड का टाइम लगता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तब देख लो, तब का केस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो यहां पे डायरेक्शन लिख रहा हूं, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड बेटा इस बार क्या होगी, जुड़ेगी, x प्लस वाई के एमपीएच आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ये कर देंगे, दूरी की जगह पे दोनों की लंबाई जुड़ेगी, और पार करने में लगा समय कितना है, 9 सेकंड। वही स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम अप्लाई हुआ है। अब आपने कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन आ गई 9 दूनी 18 आ गई, और 5 से काटेंगे 36 आ गई, और 36 दूनी 72 आ गया। यानी x प्लस वाई आप लोगों ने 72 निकाल लिया होगा, वेरी गुड। और तेज चलने वाली ट्रेन की चाल पूछी गई है, तो तेज वाली सीधी सी बात है, बड़ी वैल्यू x हमने मानी है। बड़ी वैल्यू x है तभी तो यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, तो बड़ी वैल्यू x है। तो हालांकि x और y आप दोनों निकाल सकते हैं हालांकि। तो हमने x और y निकालने के लिए क्या करना है भाई, जोड़ करके आधा कर देना है। तो 72 और 36 को जोड़ देंगे बेटा, 72 36 को जोड़ने पे कितना आएगा, 108, और 108 का आधा कर देंगे, 108 का आधा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरी वाली भी निकाल सकते हैं, जो कि घटा के आधा करेंगे, घटाने पे मिलेगा आपको 36, और 36 का आधा। तो तेज चलने वाली ट्रेन की चाल पूछी गई है, तो आपके सवाल का आंसर बन जाता है 54 के एमपीएच। आंसर बन जाता है 54 के एमपीएच। बताइए बेटा, समझ में आ गया बिल्कुल आपको अच्छे से, तेज चलने वाली ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है। इस तरह के आपने 2 सवाल लगा लिए, और यही आप जब नोट्स में जिस दिन उतार के रख लोगे तो ये चैप्टर में आपको कभी कतई डर नहीं लगेगा। बस आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो आप उसको खोल खोल के बराबर देखते रहना। खासकर जब जैसे यहाँ पे मॉक हुआ, तो मॉक से पहले आपने उसको एक बार खोल के देख लिया, मतलब क्योंकि जब आपसे सवाल को अगर लग ना पाया करे आपके पढ़े हुए टॉपिक का, तो उसको ऐसे चैलेंज लिया करो कि यार लग कैसे नहीं पाया, मैंने तो पढ़ा ये टॉपिक, फिर मेरा कैसे नहीं लग पाया। तब आपको बेटा रिवीजन करने की टेंशन होगी कि हाँ रिवीजन किया जाए। पीछे वाले क्वेश्चन में मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं ना, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये, इसमें मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं बेटा। ऑप्शन तो सेम ही लग रहा है, पिछले 54-18 था, इसमें क्या, इसमें 54-18 तो नहीं था, कोई नहीं, चलो वैसे ही क्वेश्चन है, मतलब मान के चलो, है ना।
ऐसे ही सवाल सीपीयू परीक्षा में भी आया था बेटा। अभी देंगे अगले क्वेश्चन में ऑप्शन, तब लगाना। थोड़ा सा गलत है। क्या बेटा, कितना? 30? नहीं बेटा, नहीं आएगा। चलो अच्छा, आ जाओ, हमसे तरीका देख लो बेटा। तरीका बहुत शानदार आपको बता देंगे, लेकिन मैं एक ऐसे ही सवाल फिर दूंगा, वो आपको लगा के दिखाना होगा। और मैं आपको ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ बेटा, वो बहुत आसान तरीका रहेगा आपका, क्योंकि आपकी जो बुक में सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो इन सवालों का बहुत लंबा सॉल्यूशन दिया गया। आपने इस सवाल को पढ़ा, अब ऐसे सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक में भी एक ऐसा सवाल दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा होगा, ये देखिएगा। अब ये देखिए सवाल, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कितना लंबा है। पहले बेटा वो सवाल दूसरा था, ये दूसरा है। वो दूसरा था, ये सवाल ही दूसरा है। देखो वो सवाल कौन सा था पहले, देखो उस सवाल में क्या था, 4 kmph 5 kmph, ठीक है। और वो सवाल दूसरा है, देखो 25 नहीं आएगा। पहले देख लो कि किताब में कितना लंबा लगा हुआ है। अब देख लीजिए तरीका, और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका भी सिखा दूंगा, कतई आसान तरीका, लेकिन आप देख लीजिए कितना लंबा लगा। आप चाहे तो आप ये तरीका सीख लीजिए, चाहे तो जो मैं सिखाऊंगा वो सीख लीजिए। और अगर आप इतना लंबा लगाना शुरू करेंगे, यहां से शुरू किया यहां खत्म किया, तब तो सिलेक्शन तो हो चुका। इसीलिए मैं किताब का स्क्रीनशॉट लेके आता हूं कि देख लो भाई कितना लंबा मैथ्स लगा हुआ है। बच्चा मैथ्स से डरे भी तो क्यों ना डरे, इस सबको देखने के बाद डरेगा ही। आइए अब मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूं, फिर ये सवाल आप लगाइएगा बाद वाला, ठीक है। पहले ये वाला मेरे से सीख लीजिए। सवाल में क्या क्या बातें दी गई बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सवाल में लिखा गया है बेटा कि एक ही दिशा में जा रहे दो आदमी जिनकी चाल 4 और 5 kmph है, ठीक है। तो दो आदमी है बेटा, पहला आदमी दूसरा आदमी, इनके नाम रख देते हैं। पहला आदमी जो है M1 है और दूसरा आदमी जो है M2 है, ठीक है भाई। एक ही दिशा में जा रहे हैं और इनकी चाल कितनी दी गई है, 4 और 5 kmph। इनकी चाल है 4 kmph और इनकी चाल है 5 kmph, ठीक है। और इनको एक ट्रेन जो है 10 और 12 सेकंड में पार कर जाती है। अच्छा भाई, इनको एक ही दिशा में जा रहे दो आदमी हैं और इनको जो है एक ट्रेन आती है और इनको जो है पार कर जाती है, 10 और 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ठीक है भाई, ये ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो इस ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेते हैं, एल मीटर मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई क्या मान ली, एल मीटर। और ये 4 और 5 क्या दिया हुआ है, बताओ 4 और 5 क्या दिया हुआ है, ये इन लोगों की स्पीड दी गई 4 kmph और 5 kmph, ये दी गई है, ठीक है भाई। अच्छा, और इनको पार करने में लगा समय कितना है, 10 सेकंड और 12 सेकंड है। ट्रेन की लंबाई ही हमसे पूछी गई है, हालांकि देखा जाए, है ना। अच्छा, ट्रेन की स्पीड भी हमें नहीं दी गई, देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई, तो ट्रेन की स्पीड को क्या मान लेंगे हम लोग, ट्रेन की स्पीड को मान लेंगे हम लोग x kmph। बहुत ध्यान से देखो हमने क्या क्या किया है बेटा, ट्रेन की लंबाई को क्या मान लिया, एल मीटर, और ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया, x kmph। दो आदमी जा रहे हैं जिनकी चाल कितनी है, 4 और 5 kmph, एक ही दिशा में जा रहे हैं। इनको पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकंड और 12 सेकंड। अब मेरा सबसे पहले आपसे यहाँ पे एक सवाल है बेटा, जब ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी और जब इस आदमी को पार करेगी, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई लिखेंगे। और अगर डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लंबाई लिखेंगे तो डिस्टेंस यानी दोनों जगह पे कांस्टेंट है। डिस्टेंस यानी कि बेटा क्या है, दोनों जगह पे कांस्टेंट है। और डिस्टेंस अगर दोनों जगह पे कांस्टेंट है तो आप इस चीज को कह सकते हैं कि स्पीड और टाइम क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। आप क्या बोल सकते हैं, स्पीड और टाइम क्या होंगे बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ये बात समझ में आई, क्योंकि दोनों ही जगह डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई को ही लिखना है जब आदमी को पार करेगी। तो मैं टाइम तो मेरे को सवाल में दिया गया है, टाइम की बात करें 10 सेकंड और 12 सेकंड दिया हुआ है। अगर मैं टाइम की बात करूं, इसको पार करने में 10 सेकंड और इसको पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दिस इज गिवन द, ये टाइम की वैल्यू दी गई है। रेशियो की बात करें तो 5:6 है। तो अगर ये टाइम का रेशियो है, सो वुड यू प्लीज टेल मी द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। क्या आप मुझे स्पीड का रेशियो बताएंगे, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। यहां तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है और समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि अगला सवाल आपको बिल्कुल ऐसे ही बेटा लगाना है। अगला सवाल मेरे बच्चे आपको बिल्कुल ऐसे ही अभी लगा के दिखाना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा बेटा,
हमने इस सवाल में देखा कि टाइम का रेशियो 5-6 आ गया तो स्पीड का रेशियो 6-5 आ गया। अब हम आपसे बात करेंगे स्पीड की। सबसे पहले बताइए, जब ये वाली ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो चूंकि डायरेक्शन सेम है बेटा, तो रिलेटिव स्पीड इनकी बताओ घटेगी कि जुड़ेगी? घटेगी बेटा। रिलेटिव स्पीड सीधी सी बात इनकी घट जाएगी, और घटने का मतलब है x kmph माइनस 4 kmph, यानी यहां पे जो स्पीड की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए x माइनस 4 kmph। और जब इस वाले व्यक्ति को पार करेगी तब स्पीड कितनी होनी चाहिए? x माइनस 5 kmph होनी चाहिए, क्योंकि इनकी रिलेटिव स्पीड बेटा घट जाएगी। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा बेटा, यहां पे जो स्पीड हमारे पास आ रही है, वैसे देखा जाए x माइनस 4 आ रही है, x माइनस 5 आ रही है, और वैसे अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए तो वो 6:5 आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो रेशियो कितना आ रहा है? 6:5 आ रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो रेशियो आ रहा है 6:5 वैसे देखा जाए, और वैसे देखा जाए तो स्पीड कितनी आ रही है? स्पीड आ रही है x माइनस 4, इसके करस्पॉन्डेंट है, और इसके करस्पॉन्डेंट कितनी है? x माइनस 5 है। ठीक है भाई। और अगर हम इस रेशियो को हल कर लेते हैं तो हमें यहां से मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 6x और 5x, और सेम साइन है तो घटेगा, सेम साइन है तो बेटा घटेगा, यानी कितना आ जाएगा? x। फिर उसके बाद में 6 पंचे 30 है, 5 चक्कू 20 है, और वो भी सेम साइन पे है, सेम साइन है कि नहीं? माइनस माइनस, तो 6 पंचे 30 है और 5 चक्कू 20 है, सेम साइन घटता है, तो कितना बचेगा बोलो? 10। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 kmph। x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई 10 kmph। और x को हमने माना क्या था बेटा? ट्रेन की चाल। हमने क्या माना था? x को माना था हमने ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल तो आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है? ट्रेन की लंबाई निकालना है। हमें निकालना क्या है बोलो? ट्रेन की लंबाई। अब अगर हमें ट्रेन की लंबाई निकालना है बच्चे, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए कहीं से भी एक कॉन्सेप्ट उठा लो कि माना इस ट्रेन ने इस आदमी को पार किया। कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा लो, माना इस ट्रेन ने इस आदमी को पार किया, और ट्रेन ने अगर इस आदमी को पार किया तो डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लंबाई आएगी। डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगी बोलो? ट्रेन की लंबाई आएगी। रिलेटिव स्पीड बताओ उनकी घटेगी कि जुड़ेगी? तो आप बोलो घटेगी। रिलेटिव स्पीड घटेगी तो x माइनस 4 kmph। x माइनस 4 kmph कितना हो जाएगा जरा बताओ? अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड घटेगी तो आप बोलोगे x माइनस 4 kmph, यानी 10 माइनस 4 यानी 6 kmph। क्या लिखेंगे? 6 kmph। और kmph को क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, रिलेटिव स्पीड यहां पे जब इस ट्रेन ने इस आदमी को पार किया तो रिलेटिव स्पीड आ गई x माइनस 4 kmph, और x माइनस 4 kmph x की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 6 kmph। लेकिन ये 6 kmph आया है, तो हमने यहाँ पे kmph को क्या कर दिया? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। रीजन, क्योंकि यहाँ पे मीटर है और आगे टाइम सेकंड में आएगा, है ना? क्योंकि इस आदमी को बताओ जरा कितनी देर में पार किया है ट्रेन ने? इस आदमी को ट्रेन ने पार किया 10 सेकंड। आप चाहे तो ये वाले आदमी से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब भी आंसर आएगा। आप चाहे तो इस वाले आदमी को ले लीजिए, ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है, कितनी देर में पार कर रही है? 12 सेकंड में, तब आप 12 सेकंड रख दीजिएगा। लेकिन रिलेटिव स्पीड कितनी रखेंगे? तब x माइनस 5 kmph रखेंगे, तब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी रखेंगे? x माइनस 5 kmph, है ना? और जो कि x माइनस 5 kmph करोगे तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 आ जाएगी, है ना? तो खैर हमने तो पहले आदमी से क्रॉस करवाया, तो पहले आदमी के करस्पॉन्डेंट टाइम देखो कितना है। पहले आदमी को क्रॉस करने में लगा समय 10 सेकंड है, तो क्या लिख देंगे? टाइम बेटा 10 सेकंड। मीटर इधर है, ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है। अब सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। हाँ, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज ना करता तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि वो kmph ना बेटा x। अब क्या होना है? अब होने वाला है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देख लो जल्दी से क्या आ रहा है। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 2 पंचे 10, और तो कुछ नहीं कटेगा, 6 3 18 कट जाएगा, 6 3 18 कट जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो 6 3 18 कट गया, आंसर आ गया 50/3 मीटर। लंबाई आ जाएगी 50/3 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है? 50/3 मीटर। तो इस सवाल में मैंने क्या क्या किया है पहले जल्दी से नोटिस कर लो। सबसे पहला सेगमेंट क्या था? सबसे पहला सेगमेंट था ट्रेन 2 आदमियों को पार करती है, कितनी कितनी देर में? 10 और 12 सेकंड में। एवरीबॉडी नोज इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, क्योंकि दोनों आदमियों को पार करते वक्त ट्रेन की लंबाई वही रहेगी, ट्रेन की लंबाई नहीं बदलेगी, कांस्टेंट वही रहेगी, दोनों केसेस में वही रहेगी ट्रेन की लंबाई। तो ये कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम व्युत्क्रमानुपाती होंगे। टाइम दिया गया 10 और 12 सेकंड में पार करती है, तो टाइम का रेशियो जो होगा वो उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो 6:5 आ गया, लेकिन स्पीड का जो रेशियो ये आया है, ये स्पीड का रेशियो किसके बराबर होगा? आप सोचो ना, जब ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो स्पीड अप्लाई होगी रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड घटेगी तो x माइनस 4, और इस आदमी को पार करते वक्त स्पीड कितनी है कि x माइनस 5। तो स्पीड का रेशियो हालांकि ये दिया है, बट उसकी स्पीड की एग्जैक्ट रिलेटिव वैल्यू कितनी आई है? ये आई है। तो ये रेशियो भी स्पीड का है, ये रेशियो भी स्पीड का है। तो जब दोनों ही रेशियो स्पीड के हैं तो बराबर करेंगे, जिससे x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ट्रेन की क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। और जब हमें ट्रेन की स्पीड पता चली तब हम क्या करेंगे?
यहां पे रखेंगे क्योंकि ट्रेन की लंबाई निकालनी। और ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हमने एक स्टेप क्या ले लिया कि माना कि ट्रेन आदमी को पार कर रही है, पहले आदमी को, और ट्रेन अगर पहले आदमी को पार कर रही है तो डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई आएगी, लेकिन स्पीड की जगह पे क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड। और ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड जो है घटेगी तो x - 4 kmph, x - 4 kmph, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 10 आया था ना x का वैल्यू 10, और 10 रखेंगे तो 10 में से 4 गया 6 kmph, और 6 kmph को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, पहले आदमी को पार करने में लगा समय दिया हुआ। अगला सवाल आप लगा के दिखाएंगे। ऐसा ही सवाल अगला जो मैंने आपको दे दिया है, अब ये लगा के दिखाओ। देख लो बेटा, देखो बता देते हैं। देखो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, होता है नहीं होता है? बस ये चीज याद रखो, जब ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो आदमी को पार करते वक्त यहाँ पे स्पीड कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि ट्रेन की भी स्पीड है, आदमी की भी स्पीड है, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी। तो हालांकि रिलेटिव स्पीड हमने पहले आदमी के केस में क्या लिख दिया, x - 4 kmph, तो x - 4 kmph आएगी रिलेटिव स्पीड। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये i क्या है बेटा, ये i है रिलेटिव स्पीड, आई है बेटा x - 4 kmph, और x - 4 km, x की वैल्यू 10 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 10, तो 10 - 4 6 kmph आ जाएगा, वही 6 kmph मैंने यहाँ पे पुट किया है। चलो बेटाओ देखते हैं। एक रेलगाड़ी है बेटा, ये रेलगाड़ी हो गई है ना, इसकी लंबाई तो हमें दी नहीं होगी, हमने लंबाई मान ली और स्पीड मान ली, ठीक है। और इस सवाल ने क्या बोला है कि 3 और 5 की चाल से चलने वाले दो व्यक्ति 10 और 11 सेकंड में पार करती है उसी दिशा में, यानी उसी दिशा में जाने वाले दो व्यक्ति होंगे। ये रहे आपके दो व्यक्ति बेटा, इनको नाम दे दिया M1 व्यक्ति और M2 व्यक्ति, ये दो व्यक्ति हो गए। और दो व्यक्ति जो जा रहे हैं वो 3 और 5 की चाल से जा रहे हैं, इनकी चाल कितनी दे दी गई, 3 और 5 की चाल दे दी गई, ठीक है। और फिर वही कॉन्सेप्ट है, स्पीड और टाइम यहाँ पे भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम टाइम की बात करें तो पार करने में लगा समय 10 सेकंड और 11 सेकंड का है, तो बेटा ये बताओ स्पीड कितना आ जाएगा, 11:10 आ जाएगा। और अगर हम आपसे स्पीड की बात करें यहाँ पे, तो स्पीड यहाँ पे और यहाँ पे वैसे कितनी आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, जो कि घटेगी तो कितनी हो जाएगी, x - 3 kmph और x - 5 kmph। और ये रेशियो हल कर लेंगे, बस हम लोग इस रेशियो को क्या कर लेंगे भाई, हल कर लेंगे। यानी कि हमें 11:10 का जो रेशियो आया है दैट इज इक्वल टू x - 3 अपॉन x - 5, x - 3 इक्वल टू x - 5 आ गया। और x 10x है और 11x है, कितना बचेगा, x बचेगा। उसके बाद 3 नाम 30 और 55 है, 30 और 55 कितना हो जाएगा, 25। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 25। x का वैल्यू हमारे पास अगर 25 आ गया तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये होगा, अगर x का वैल्यू 25 आया है तो सवाल में सबसे पहले आपको क्या कर लेना है भाई, रेलगाड़ी की रफ्तार यानी स्पीड पूछी गई, तो सवाल यहीं पे खत्म हो गया। तो रफ्तार ही पूछी केवल, अगर लंबाई पूछा होता तो गेम आगे जाता, लेकिन जब रफ्तार ही पूछी तो गेम यहीं पे खत्म। अच्छा लंबाई तो खैर अभी हमने नहीं निकाली है, लंबाई चलो निकाल के देख लेते हैं फिलहाल।
तो फिलहाल ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 25 kmph। और 25 kmph क्या चीज आई है हमारे पास बेटा, ये रफ्तार आई है ना, ये आ गई रफ्तार। अच्छा लंबाई निकालने के लिए बताओ क्या करना होगा, लंबाई निकालने के लिए होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले एक काम कर लो, पहले वाले व्यक्ति को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड x - 3 होगी यानी 25 - 3 होगी, 25 - 3 यानी 22 kmph होगी। ये बात याद रखना, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बेटा 22 kmph। तो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं आपके लिए, जब हम लोग अप्लाई करेंगे अभी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ट्रेन आदमी को पार करेगी तो लंबाई l मीटर लेंगे, रिलेटिव स्पीड आएगी, स्पीड कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, और x - 3 यानी कि 22 kmph हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बोलो जी, 22 kmph हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए निकाल रहा हूं बस। 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और पार करने में लगा समय कितना है इसको, 10 सेकंड है। अब बताओ अनु, तुम्हारा कैलकुलेशन से 25 ही आ रहा था क्या, बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा भाई, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा इधर, 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 11 × 5 = 55 यानी 550/9 मीटर आएगा, 550/9 मीटर आएगा। लंबाई की बात करें तो 550/9 मीटर, हालांकि लंबाई उसने पूछी नहीं है, डेसिमल वगैरह में आएगी। 11 × 5 = 55 और 55 दाम 550/9 मीटर, ठीक है। हालांकि इस पार्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस हमने आपको केवल निकाल के दिखाया कि हाँ भाई कितना आएगा। देयर इज नो नीड ऑफ दिस पार्ट। क्या जरूरत है इस पार्ट की, लिखा रहने दें, एक मिनट, ये लिखा रहने दें। तो ट्रेन की लंबाई आएगी 550/9 मीटर और स्पीड कितनी आएगी 25 kmph, ठीक है। चलो एक सवाल ये देख लो, यही सवाल था जिसमें 25 जो आंसर आया वो इन्होंने कितने लंबे में निकाला है। आप इसका किताबी सॉल्यूशन देख लीजिए, किताब में 25 kmph आया, वो कैसे आया ये तरीका सीख लीजिए आप। अगर आपको सिलेक्शन 2050 में लेने का मन हो तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। अब वैसा एक सवाल और है, फटाफट इसको भी बनाते हैं। देखो इस सवाल में बोला है समय टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो आपने क्या सीखा इतनी देर में हमसे, वही ट्रेन की लंबाई क्या मान लेंगे, l मीटर मान लेंगे, और ट्रेन की गति क्या मान लेंगे, x kmph मान लेंगे। ट्रेन की गति हम लोग क्या मान लेंगे भाई, x kmph। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ट्रेन की गति हम लोग क्या मान ले रहे हैं बेटा, x kmph, ठीक है, ये हमने मान ली। और हमने ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेना है, l मीटर मान लेना है, हालांकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो टाइम का रेशियो दिया गया है, टाइम का रेशियो कितना है बेटा 10.8 सेकेंड है और 11.4 सेकेंड है। क्या है बेटा 11.4 सेकेंड है, लिख लो, ये आ गया टाइम का रेशियो, ठीक है। एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार कर रही है। तो सबसे पहले टाइम का रेशियो देखो कितना आया है, टाइम का रेशियो देखेंगे, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा और 3 से कट जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 3 × 9 और 2 × 3 = 24। तो 6 से भी चला जाना था, शुरुआत में अगर हम 6 से काट देते तो बढ़िया रहता, शुरुआत में 6 से काट दें तो बढ़िया रहेगा। शुरुआत में अगर 6 से काट दें तो 6 से काटने का मतलब है 6 × 6 = 4 × 6 = 48 और 6 × 6 और 6 × 9 = 54। अब स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, फिर इसका मतलब है 19:18 हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, स्पीड दी गई ना दोनों की, स्पीड दोनों की दी गई है, पहली स्पीड ये है बेटा, दूसरी स्पीड बेटा ये है, तो x - 4.8 kmph हो जाएगी पहली स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x - 4.8 kmph और x - 6.6 kmph। यहां तक समझ में आई बात। अब उसके बाद में क्या करना है, रेशियो आपको इक्वल कर देना है। रेशियो आपको आया है 19:18 का, रेशियो आपके पास जो आया है वो कितना आया है 19:18, जो कि किसके बराबर है, कैलकुलेशन अच्छी है बेटा इसमें, x माइनस, इस सवाल को आप अगर अपने आप लगाएंगे घर पे तो आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा, आपका कॉन्सेप्ट पे भी पकड़ बनेगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि यहां सवाल जब आपने देख लिया है तो फिर आप इसी सवाल को घर पे जाके खुद की पेन से लगाइए, और यकीन मान लो जिस दिन ये करना शुरू कर दिया उस दिन समझो तुम्हारा मैथ अच्छा हो जाएगा। 19 से 118 x घटेगा तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा, सेम साइन है ना, और वहां पे फिर से 19 की मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करो तो भी सेम साइन आएगा। अब कैलकुलेशन बची है तो जरा इस कैलकुलेशन को कर लो भाई, 18 की 4.8 से गुणा कर लो और 19 की 6.6 से गुणा कर लो, ये काम जल्दी से कर लो भाई। 4.8 की गुणा किससे है भाई, 18 से है बेटा, और क्या है गुणा फिर 6.6 की गुणा किससे है भाई, 19 से है। अब जिसको 18 19 के पहाड़े आते हैं उसके लिए बढ़िया रहेगा, जिसको नहीं आता फंसेगा भाई, ठीक है वहां पे।
चलो भाई उड़ा दो जल्दी से, क्या मिलेगा? 18 अट्ठे क्या मिलता है? 144 मिलता है। 18 चक्कू कितना मिलता है? 72 मिलता है। 72 10 82, 82 और 4 कितना होता है? 86। तो ये वैल्यू आ गई। 19 छक्का कितना होता है? 19 छक्का जल्दी से बताओ। 114 होता है, ठीक है। और 114 में 114 से हो जाएगा 124, 125 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इतनी आ गई, ठीक है भाई। तो अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो घटेंगी, घटेंगी तो सीधे घटा भी लीजिए। घटाने का मतलब है 4 में 4 गया 0 आ जाएगा, और 5 में से क्या -1 का मतलब है 9 आएगा, और 11, 11 में 8, 3, 3, 39 आ रहा होगा। यानी कैलकुलेशन ने कितना आंसर दिया? x का वैल्यू आपको 39 दे दिया, और x का वैल्यू अगर 39 आ रहा है तो सवाल का आंसर हो जाएगा 39 kmph। आंसर हो जाएगा बेटा 39 kmph। आंसर आ जाएगा 39 kmph। ये रहा डी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन आपकी इस कदर मजबूत होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन मैंने आपके यहाँ पे छोटी सी की हुई है, शॉर्ट में आपके लिए बना देता हूं कि आपको इतने में ही जल्दी से कैलकुलेशन कर लेना चाहिए था। अरे कहाँ गई? ठीक है, कैलकुलेशन मिटा नहीं रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ कि कैसे क्या कैलकुलेशन की। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सवाल भी बहुत अच्छे लेवल का है भाई। प्रभात एक निश्चित गति से 240 की दूरी तय करता है बेटा। प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है। प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से चलाता है। ये बेटा कैसे लगाते हो तुम आंसर? ये सब इतना ये गलत सलत लगाने का कुछ मतलब है? बताओ। अच्छा, इससे 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 तुम्हें कुछ मिल जाएगा क्या? गलत है। तुम सीखने पे नहीं ध्यान दे रहे हो, वहां तुक्के ही नहीं काम करेंगे। आपने शायद सवाल भी ध्यान से ना पढ़ा, आंसर मार दिया, और गलत है। इससे कुछ नहीं मिलेगा। उस जगह ताकत लगाओ बेटा जहां से रिजल्ट मिले, क्योंकि अभी ऑप्शन से भी आपको लगाना अभी उतना एफिशिएंसी से नहीं आया है। ऑप्शन में एक्सपर्ट आदमी तब बनता है जब उसका जो एक मैथ्स को करने का तरीका जब अच्छे से आ जाता है ना, तब वो ऑप्शन से खेलने लगता है। यानी कि पहले आपकी लैंग्वेज पे कमांड बने, लैंग्वेज को एग्जीक्यूट आप कर पाए, देन आप अपने आप एक्सपर्टीज हो जाएंगे ऑप्शन से उठाने में। और हमने देखा तुमने तनिक सा पेन भी नहीं चलाया, तुमने आंसर मारा, ऐसा कैसे? तो फिर ये तुक्काबाजी बिल्कुल कहीं नहीं ले जाएगी भाई। तुक्का लगाने के लिए भी देखो, तुक्का नहीं मतलब तुक्का लगाने में भी दिमाग लगता है कि हाँ यार कुछ देखा ऐसे ऐसे, ये वैल्यू कट पिट रही, हाँ ये हो सकता है। अब मैं आपको बहुत आसान तरीके से सवाल अभी दिखा दूंगा भाई, आप बस खुद से पहले कोशिश कर लो करने की एक बार। सवाल कह रहा वास्तव में साइकिल उसने कितने kmph की गति, वास्तव में, यानी कि ये पता है कौन सी चाल पूछ रहा है? यानी प्रारंभिक मूल चाल पूछ रहा है। प्रारंभिक चाल या मूल चाल आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो प्रारंभिक चाल या मूल चाल को मैं क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं x kmph। बात समझिएगा, ये चीज आपसे बेटा पूछी गई है, ये चीज आपसे पूछी गई है, प्रारंभिक चाल या मूल चाल, वास्तव में साइकिल उसने किस गति से चला, ये पूछी गई है। लेकिन एक सेंटेंस आगे और दिया हुआ, ये भी देखिए। अच्छा, इसका मतलब एक ये भी मतलब हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में कितना चलाता होगा? x किलोमीटर। यही तो मतलब हुआ कि 1 घंटे में कितना चलाता होगा? x किलोमीटर। ठीक है, ये बात हुई। लेकिन सवाल में एक लाइन ये भी दी है कि प्रत्येक घंटे, यानी हर 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर अधिक चलाता है। हर घंटे में वो 3 किलोमीटर अधिक चलाता है, यानी इधर 1 घंटे में अगर x किलोमीटर चलाई, तो फिर 1 घंटे बाद अगर हम बात करें, यानी कि अगले घंटे की बात करें, तो वो 3 किलोमीटर अधिक चलाएगा। तो इधर 1 घंटे में x किलोमीटर चलाइए, तो फिर बाद में कितनी चलाएगा? बाद में चलाएगा वो
x प्लस 3 किलोमीटर, x प्लस 3 किलोमीटर 1 घंटे में। और फिर उसके अगले घंटे में अगर हम बात करें तो इसमें फिर 3 किलोमीटर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। यानी वो प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक चलाता है। तो एक घंटे में x किलोमीटर, तो अगले घंटे में वो क्या कर देता है, x प्लस 3 किलोमीटर खींच देता है। फिर अगले घंटे की बात करें तो x प्लस 6 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 3 किलोमीटर उसका बढ़ता जाएगा प्रत्येक घंटे में। यानी कि पहले घंटे में उसकी चाल ये थी, अगले घंटे चाल उसकी ये हो गई, फिर अगले घंटे चाल उसकी बदलती रहती है मतलब। लेकिन उसने पूछी कौन सी वाली है, ये वास्तव में प्रारंभ में मूल चाल कौन सी थी। और अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लेने की कोशिश करें तो देखो कैसे होगा। जैसे अनु ने कहा था सर ये ऑप्शन आंसर होगा, तो अगर ये आंसर आप मार भी रहे हो तो उससे पहले आप पूरी तिकड़मबाजी गणित समझ लो तभी इसको मारो आंसर। यानी अगर आपने इस आंसर को क्या लिया 10 kmph, ध्यान से देखना, अगर आपने क्या लिया 10 kmph तो फिर ये वाली स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, 13 kmph हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अच्छा, जब वो स्पीड बढ़ा देता है यानी कि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अपनी तेज कर देता है, जिसकी वजह से उसे 4 घंटे कम लगता है, जिसकी वजह से उसे 4 घंटे क्या लगता है, कम लगता है। आओ हम देखते हैं क्या वाकई में 4 घंटे कम लगेगा भी कि नहीं लगेगा। हम देखते हैं क्या वाकई में 4 घंटे कम लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। और ये चीज हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम कितना लगेगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता नहीं होता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर की है, 240 किलोमीटर की है। यानी कि पहले वो कितनी स्पीड से जाता था, 10 की स्पीड से जाता था। स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे भाई बोलो, 10 की स्पीड से जाता था। फिर उसने स्पीड कितनी कर दी, 13 कर दी। तो यहां कितना लगा, 24 घंटे लगा। यहां कितना लगा, 24 घंटे लगा। और सवाल ने बोला कि अगर वो तेज कर देता स्पीड तो उसे 4 घंटे कम लगने चाहिए। 4 घंटे कम का मतलब यहाँ 20 घंटे आना चाहिए। क्या यहाँ 20 घंटे आएगा बताओ, नहीं आएगा ना। तो क्या ये ऑप्शन सही है जो आपने 10 उठाया है, ये ऑप्शन 10 जो आपने उठाया है वो टोटली क्या है बेटा, गलत है। और अगर ये ऑप्शन गलत है तो आपको कोई ढंग का दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेना होगा। तो दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लो बेटा, कौन सा ले लें बेटा, 12 लेके दे लें, चलो 12 पे ट्राई कर लेते हैं। इस ऑप्शन से अगर काम नहीं बन रहा है तो फिर आपने ऑप्शन क्या ले लिया, 12 ले लिया, ये तो गलत हो गया। अब हमने क्या मार लिया ट्राई, 12 को। अगर हमने ये 12 kmph लिया अपना आंसर अगर हमने क्या लिया 12 kmph, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 kmph हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये हमारा आंसर है, अगर बेटा ये हमारा सही में आंसर है, तो फिर से कहानी क्या होने वाली है कि 4 घंटे कम लगने चाहिए। यानी दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर की है। तो पहले वो कितनी स्पीड से जाता था, 12 की स्पीड से, और फिर वो जाएगा 15 की स्पीड से। 12 की स्पीड से गया तो कितने घंटे लगे, और 15 की स्पीड से गया तो कितने घंटे लगे, 15 कम 15 जाएगा बेटा, और कितना बचेगा बोलो, 15 से बचेगा आपके पास कितना, 9, 15 छक्का 90 हो जाएगा। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्या 4 घंटे कम लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कि ऐसे ही बताइए, क्या आपको 4 घंटे कम लग रहे हैं, अब 4 घंटे कम लग रहे हैं। पहले 20 घंटे लगते थे, अब 16 घंटे लग रहे हैं, यानी 4 घंटे कम लग रहे हैं। यानी सवाल की जो हमारे पास कंडीशन थी वो संतुष्ट हो रही है, 4 घंटे कम लग रहे हैं। यानी सवाल की जो शर्त है वो क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। सवाल की शर्त क्या थी कि गंतव्य तक पहुंचने में उसे 4 घंटे कम समय लगता है, और ये संतुष्ट कब हो रहा है, जब आपने ऑप्शन कौन सा लिया है, 12 kmph। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 12। अब देखिए ये ऑप्शन से खेलने का तरीका था, और कितना इजीली हमने आसानी से लगाया। कोई एक्स मानने वाला झंझट है ही नहीं, कोई एक्स मानने वाला झंझट नहीं, कितना आसान। और यही चैट जीपीटी पे डाल के देख लो इस क्वेश्चन को तुम, वो एक्स मान करके ऐसा लगा के तुम्हें देगा कि तुम हिल जाओगे। तुम इसी क्वेश्चन को चैट जीपीटी पे डाल के देखो, देखो कितना आसान बन गया तुम्हारे लिए सवाल। तो कुछ बात समझ में आई। इसीलिए लैंग्वेज को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना सीखो, फिर लैंग्वेज को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे वो धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। बताइए क्लियर क्वेश्चन। हमने कहा ना कठिन सवाल कितना भी हो हम आपके लिए आसान बना देंगे, आप जब पढ़ोगे तो आसान बन जाएगा। अब ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का सवाल है ये, इसको पढ़िए जरा ध्यान से। और इसको अगर बेसिक से एक्स मान के लगाना है तो उसका तरीका भी दिखा देता हूँ। लड़के ने लगाया था ये बेसिक से एक्स मान करके, और इसमें ये इतना छोटा नहीं है, ये सवाल और बड़ा है। क्योंकि आप एक चीज समझो, ये इक्वेशन जो देख रहे हो, इस इक्वेशन को हल करने में क्या हल होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया x बराबर 98। अभी जब तुम हल करने बैठोगे इसको तो आते बाहर आ जाएंगे इसमें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण।
हाँ, या तो फैक्टराइजेशन कर पाओगे या तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो धराचार्य लगाओगे, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको निकालने पे बहुत टाइम लग जाएगा, बेसिक से लगाने पे। सिखाने को मैं सिखा सकता हूँ ये, लेकिन आपका इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन वो होगा जो मैं अभी आपको अब सिखाऊंगा। इसमें पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। दूरी दी गई है 1176 और इसमें दो ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है ना बेटा। तो सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है, क्या हुआ अनु बेटा, मन नहीं लग रहा? क्या हुआ, कहां मन है तुम्हारा भाई? एक्सप्रेस को पैसेंजर के मुकाबले 5 घंटे भाई कम लगते हैं, जबकि पैसेंजर की औसत चाल कह रहा है एक्सप्रेस की तुलना में 70 kmph कम है, और इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर द्वारा लिए जाने वाला समय पूछा। देखिए उल्टा बोलना भी इसमें बहुत सही होगा कि आप उसमें उल्टा बोल पाए। मैंने आपको कई बार उल्टा बोलना भी सिखाया है। देखिए अभिषेक, पहले तुम पानी ले आओ, फिर करेंगे सवाल को। तब तक बाकी लोग इस सवाल को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लो भाई। पानी नहीं पता तुम्हें आज तक? जाओ बाहर और फिर इधर गेट से एंट्री करो। जिधर बाथरूम जाते हो, बाथरूम के जस्ट बगल में ही तो बाहर देखो वो रखी है टंकी, उसमें बीच वाले टैप से लेना, बीच वाले टैप से लेना, गर्म मत लेना बिल्कुल। एक्सप्रेस को पैसेंजर के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं, तो पैसेंजर को एक्सप्रेस के मुकाबले 5 घंटे ज्यादा लगेंगे। ये बात हो गई है ना, उल्टी बात हो गई। और पैसेंजर जो है एक्सप्रेस की तुलना में 70 कम है चाल उसकी, यानी एक्सप्रेस की चाल पैसेंजर की तुलना में 70 ज्यादा होगी। ये बातें दी गई। तो उल्टा बोलना इसमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा आपको। बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी हम तुम्हें यह दन्न से बिल्कुल खटाक से लगवा देंगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन लगाना इस सवाल को सबसे ज्यादा आसान है कंपैरिजन टू आप इसको पूरा बेसिक में लेके जाएं। आप ट्राई कर लो चाहे तो, वैसे आप लगा सकते हो। अगर देखो यही तो खेल है, अगर इस लैंग्वेज से आप खेलना सीख गए है ना, लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना सीख गए आप खुद से, तो भाई बहुत जल्दी से आसानी से हो जाएंगी चीजें तुमसे। और लैंग्वेज बहुत खतरनाक है इस क्वेश्चन की, हम तो तोड़ देंगे, हमें तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बेटा, जब आप ऐसे सवालों को पहले से अनुभव के रूप में नहीं लेके जाओगे तो यही सवाल आपको एग्जाम में डराएंगे, फिर निश्चित तौर पर डराएंगे सवाल आपको। और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से करा दूंगा, परेशान ना हो। लेकिन हाँ, एक बार लैंग्वेज को खुद से ब्रेक करने की, तोड़ने की कोशिश कर लो, कि लैंग्वेज को तुम खुद से ब्रेक कर पाओ, तोड़ पाओ। अब अभिषेक इस सवाल को खूब ध्यान से पढ़ो पहले। हम लगवा तो 2 मिनट में देंगे, बिल्कुल आसान। और जबकि ये सवाल आसान नहीं है, अभी आप करोगे ना तो आपको लगेगा लैंग्वेज बड़ी कठिन है। चलो भाई, सवाल में बेटा दिया गया ये दूरी है 2 स्टेशनों के बीच की। अब ध्यान से सॉल्यूशन देखना बेटा, ये 2 स्टेशनों के बीच की क्या दी गई है? दूरी दी गई है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, आगे पढ़ो। इस दूरी को तय करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। किसको? इस दूरी को तय करने में, कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सप्रेस ट्रेन को
पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। यानी एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले बेटा 5 घंटे कम लगते हैं। अब इसको उल्टा बोलो, उल्टा बोलने का मतलब हुआ पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस के मुकाबले 5 घंटे बेटा ज्यादा लगेंगे। अच्छा सीधी सी बात है, एवरीबॉडी नोस कि पैसेंजर धीमे चलती है, एक्सप्रेस तेज चलती है। तो एक्सप्रेस अगर तेज चलती है तो एक्सप्रेस को पैसेंजर के मुकाबले 5 घंटे कम लग रहे हैं और पैसेंजर को एक्सप्रेस के मुकाबले 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ये हमने लिख लिया। आगे बोला है उसने एक बात, जबकि पैसेंजर की जो चाल है एक्सप्रेस की तुलना में 70 कम है। अच्छा पैसेंजर की जो चाल है एक्सप्रेस की तुलना में 70 कम है। अच्छा चाल यानी स्पीड की बात हो रही है, चाल यानी स्पीड की बात हो रही है, यहां पे लिख देता हूं मैं, स्पीड की बात हो रही है। तो पैसेंजर की जो चाल है एक्सप्रेस की तुलना में क्या कह रहा है भाई, 70 kmph कम है ना। तो पैसेंजर की चाल ऑटोमेटिक कम होती है, वैसे सब कोई जानता है कि पैसेंजर की जो चाल है एक्सप्रेस के मुकाबले क्या है, 70 kmph कम है। 70 kmph बेटा क्या है बोलो, कम है। एक मिनट, माइनस का निशान लगा है जिससे आपको समझ में आ रहा होगा पैसेंजर की चाल एक्सप्रेस की तुलना में 70 कम है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों की चाल का डिफरेंस कितना होगा, 70 kmph होगा, क्योंकि इसकी अगर 70 kmph कम है तो इसको ये भी कह सकते हैं अगर इसकी चाल 100 kmph है तो इसकी 30 kmph होगी। यानी पैसेंजर की जो चाल होगी वो एक्सप्रेस की तुलना में 70 kmph बेटा कम है। ठीक है, यानी दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 70 होगा। चलो ये भी बात हो गई। आगे सवाल ने बोला यात्रा को पूरा करने के लिए पैसेंजर का समय ज्ञात करें। पैसेंजर ट्रेन ने कितना समय लिया, दिस इज द क्वेश्चन। पैसेंजर ट्रेन का समय अगर हम मान लो बाई ऑप्शन लेते हैं, अगर हमने बाई ऑप्शन क्या लिया, पैसेंजर का टाइम ले लिया, पैसेंजर का टाइम हमने क्या लिया है, 12 घंटे। तो पैसेंजर का टाइम अगर हमने बेटा 12 घंटे लिया तो मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, अगर पैसेंजर का टाइम बेटा 12 घंटे है तो इसका मतलब है एक्सप्रेस का टाइम कितना रहा होगा, बताइए जरा, एक्सप्रेस का टाइम कितना रहा होगा। गलत, एक्सप्रेस को टाइम कम लगेगा कि पैसेंजर को टाइम कम लगेगा, ट्रेन से ट्रेवल नहीं किया और ऊपर लिखा भी है कि एक्सप्रेस को पैसेंजर की तुलना में 5 घंटे कम लगते हैं। एक्सप्रेस को पैसेंजर से 5 घंटे कम लगेंगे ना, तो इसको अगर 12 लगे तो इसको 5 घंटे कम लगेंगे, यानी कितने लगेंगे बोलो जी, 7 घंटे लगेंगे, है ना। और ये चीज मैंने 12 कहां से उठाई है, मैं लिख देना चाहता हूं, ये चीज मैंने उठाई है बाई ऑप्शन, एंड दिस इज एक्चुअली अवर आंसर। ये हमारा आंसर है अगर, तो हमने इसको बाई ऑप्शन उठाया है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये वाला कंडीशन संतुष्ट कराना है। हमें देखना है कि वाकई में पैसेंजर की चाल के एक्सप्रेस की चाल से 70 कम है, यानी हमें दोनों की चाल निकालनी होगी। और अगर हमें दोनों की चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, होता नहीं होता है। तो बात करें दूरी तो 1176 दी गई है, दूरी कितनी दी गई बेटा, 1176 दी गई है। तो 1176 किलोमीटर दूरी दी गई है। और अगर हम बात करें 7 घंटे में तय कर रही है एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस की चाल निकलेगी। और 12 घंटे में तय कर रही है पैसेंजर, तो पैसेंजर की चाल निकलेगी। ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने किलोमीटर लिख दिया और ये मैंने आवर लिख दिया। तो ये तो स्पीड आ गई भाई, किलोमीटर पर आवर। ये मैंने क्या लिख दिया, किलोमीटर लिख दिया, और ये मैंने क्या लिख दिया, इसका वाला टाइम लिख दिया, तो ये स्पीड आ गई। तो ये स्पीड किसकी आई, एक्सप्रेस, और वो स्पीड किसकी आई, पैसेंजर की। जरा इसको हल कर लेते हैं भाई जल्दी से, जरा इसको हल कर लेते हैं भाई, क्या मिलने वाला है बोलो, मिलने क्या वाला है, जल्दी से चेक कर लो भाई साहब, बढ़िया से कलर ले लें। 7 एकम 7, 4 बचा 47, 47 का मतलब है 7 छंग 42 हो गया, और 5 7 अट्ठे 56 हो गया, 168 kmph आ गया बेटा। ठीक है, और इसका निकाल लो, 12 नेमा 108, 12 दहम 120, 12 नेमा 108 चला जाएगा, 108 2 9, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा। तो यानी कि जल्दी से देखो, दोनों ट्रेन की स्पीड तुम्हारे पास आ चुकी है। एक्सप्रेस की ये आ गई है बेटा, एक्सप्रेस की कितनी आ गई है बोलो जी, एक्सप्रेस की स्पीड ये है और पैसेंजर की स्पीड ये है। क्या दोनों का अंतर 70 kmph दिख रहा है, क्या पैसेंजर की चाल एक्सप्रेस से 70 kmph कम दिख रही है, तो उसके लिए आपको इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। जरा इनका डिफरेंस देख लो, क्या वाकई में 70 kmph आ रहा है डिफरेंस इनका। तो मैं डिफरेंस देखने की बात करूंगा तो 8 में 8 गया 0 और 16 में से 9 गया 70, यानी कि वाकई में देखा जाए 70 kmph डिफरेंस आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये चीज क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ये सेटिस्फाई हो रही है, सो द ऑप्शन यू जस्ट चूज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है 12 घंटे।
यानी कि पैसेंजर का मैंने टाइम क्या ले लिया 12 घंटे, जिस वजह से एक्सप्रेस का टाइम कितना हो गया 7 घंटे, क्योंकि एक्सप्रेस पैसेंजर से 5 घंटे कम लेती है। फिर मैंने क्या करा, स्पीड निकाल ली, स्पीड बाय डिस्टेंस ओवर टाइम रखा है, इनका टाइम 7 घंटे, उनका टाइम 12 घंटे, ये 7 घंटे में तय करेगा, वो 12 घंटे में तय करेगा, तो 1 घंटे में यानी 168, वो है 198। साफ साफ दिख रहा है कि पैसेंजर की चाल एक्सप्रेस की चाल से कितनी कम है, 70 kmph कम है। और वही सवाल ने बोला था कि जो पैसेंजर की चाल है वो एक्सप्रेस की तुलना में 70 बीटा कम है, खत्म सवाल। तो बाई ऑप्शन करने का ये जो तरीका होता है, ये अभी आपको देखने में मेरा आसान लगा, लेकिन इस लैंग्वेज को अभी जब आपको मैंने ट्रायल पीरियड पे दिया था तो एग्जीक्यूट आप नहीं कर पा रहे थे। लैंग्वेज पे कमांड बनाना ये आता है ओवर बहुत सारी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही तो करवा रहा हूं आज 11वीं क्लास अगर चल रही, सोचो ये प्रैक्टिस ही तो है कि बड़े बड़े सवालों की लैंग्वेज को आप तोड़ पा रहे हैं। इससे भी कठिन सवाल होते हैं, आगे मिलेंगे आपको 12वीं 13वीं क्लास में मिलेंगे, तो वो बड़े बड़े जो लैंग्वेज आएंगे आपको ना, वो आपको एग्जीक्यूट करना भाई सीखना है। अब देखो ये आपसे एग्जाम में नहीं बनने वाला, ये जो तरीका है बुकिश मेथड है, ये एग्जाम में नहीं बनने वाला कहीं से भी, इसमें ये कैलकुलेशन करने में छक्के छूट जाएंगे, ठीक है। तो जो तरीका मैंने बाई ऑप्शन बताया वो सबसे बढ़िया बताया। इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, इसको मैं अगले सेशन में करूंगा। इस क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत हैवी क्वेश्चन है, इसको हम अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है बेटा। बाकी आपने फिलहाल इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको मैं अगली किसी क्लास में ले लूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करना पहले इसको। ये हमारे सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, हाई कोर्ट ग्रुप सी में सिलेक्टेड हैं, और ये आए थे मिठाई विठाई लेकर के, तो इनको मिठाई विठाई खिलाई गई, और काफी सालों से मेहनत कर रहे थे, 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे लगभग, तब जाकर के इनका सिलेक्शन हुआ। तो हमने कहा आपसे दिखा देते हैं, आपको मिलवा देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 बजे चोरी हुई, पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया, और ज्ञात करो कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, यानी क्या बात पूछी गई है, टाइम पूछा गया है, ठीक है भाई। और पुलिस और चोर की आपको क्या दी गई है बेटा, चाल दी गई है। पुलिस और चोर की क्या दी गई है, चाल दी गई है। 10 बजे चोरी हुई, पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया है, यानी कि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, यानी कि 3 घंटे तक चोर भागा होगा यार, इसका मतलब है। एक बात बताओ, 10 बजे चोरी हुई और चोरी करके तो वो भाग गया, और पुलिस कितने बजे जागी, पुलिस 1 बजे जागी है। पहले समझ लो फिर अगला सवाल लगाना। 1 बजे पुलिस ने उसको क्या करा, पकड़ना शुरू किया, तो चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, 3 घंटे तक दौड़ेगा ना चोर, तो चोर 3 घंटे में दौड़ कितना गया, पहले तो ये बताइए, चोर आखिरकार 3 घंटे में कितना दौड़ गया, बताओ। चोर 3 घंटे में कितना दौड़ गया होगा। चोर की चाल कहां दी गई है, चोर की चाल दी गई है ये दी गई है चोर की चाल बेटा। और अगर 1 घंटे में 42 किलोमीटर चला गया, तो 3 घंटे में कितना गया होगा, 3 घंटे में कितना चला गया होगा बताओ। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, यानी 126 किलोमीटर 3 घंटे में भाग गया होगा वो। यानी पुलिस वाले भाई साहब को कितना दूरी कवर करनी पड़ेगी, पुलिस वाले भाई साहब को 126 किलोमीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि 126 किलोमीटर वो भाग गया है। अब 1 बजे भागे पुलिस भाई साहब, और उन्होंने टारगेट देखा हमें 126 किलोमीटर तय करना है, क्योंकि 3 घंटे में चोर उतना भाग चुका है, 1 घंटे में 42, तो 3 घंटे में 126। अब रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगी, सेम डायरेक्शन में भागेंगे दोनों लोग, डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी, सेम डायरेक्शन होगी, क्योंकि एक ही दिशा में तो भागेंगे तब तो पकड़ेंगे। और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, घटती है, घटती है तो कितनी आ जाएगी 7 kmph, घटती है तो कितनी आ जाएगी 7 kmph, 7 एकम 7 आ जाएगा बेटा, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, यानी कि कितनी देर में पकड़ा जाएगा, 18 घंटे में। कितने घंटे में पकड़ लिया जाएगा, 18 घंटे में चोर पकड़ लिया जाएगा। भाई तुम गणित ना सोचो, थोड़ी देर के लिए गणित हटा दो दिमाग से, थोड़ी देर के लिए क्या करो, आपके दिमाग में जो गणित चल रही है ना, गणित हटा करके पहले मेरे को बस इतना बता दो कि चोरी 10 बजे हुई और पुलिस भागी 1 बजे। तो पहला सवाल तो यहां पे ये कि पुलिस को भागना कितना पड़ेगा, पुलिस को कितनी दूर तक भागना पड़ेगा। तो आप यही तो बोलेंगे जितनी देर तक चोर भागा है, और चोर भागा कितने बजे है, 3 घंटे तक भागा है चोर, 10 बजे चोरी करके भाग गया था वो, और 1 बजे पुलिस भैया दौड़ी उसको पकड़ने। तो पुलिस पहले तो ये कैलकुलेट करेगी ना कि हमें दौड़ना कितना है, यही तो कैलकुलेट करेगी। भाई तुम्हें यहां से कहीं जाना तो पहले तुम ये तो देखते हो ना कि कितनी दूर जाना है मेरे को, तो पुलिस भी तो ये देखेगी, अच्छा ये 10 बजे भागा है चोर चोरी करके, और 1 बज रहा है इस समय, तो पुलिस पहले देखेगी अच्छा 3 घंटे में कितना भागा है। तो पुलिस देखेगी चोर की चाल 42 kmph है, 1 घंटे में 42 है, तो 3 घंटे में कितना भागा 126। तब पुलिस वाले कहें हवलदार निकालो गाड़ी, 126 किलोमीटर दूर भाग गया है, पकड़ो उसको, 126 किलोमीटर दूर वो भाग गया है चोर। तो 49 क्या चीज है, 49 है क्या चीज पहले बताओ, किसकी। पहले सवाल ध्यान से पढ़ा करो, ये पुलिस से चोर की क्या दी गई चाल, और रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगी हालांकि।
भाई चोर नहीं तो दूरी तय की है, कंफ्यूज हो रहे हो, चोर नहीं तो दूरी तय की है। अच्छा एक सवाल से और दिखाते हैं, देखो एक सवाल फिर से देखो। अब बम लगाने के बाद लड़का भाग गया, और कितनी चाल से भागा? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागा। बहुत ध्यान, अब तुम लगाना मत, बिल्कुल लगाइएगा मत, सवाल पहले समझिएगा। ये बम लगा हुआ है, और बम लगाने के बाद लड़का जो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। कितनी स्पीड से भागा? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से लड़के ने इस दिशा में भागना शुरू किया। भागता गया भागता गया भागता गया, 56 सेकंड बाद बम फट गया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। 56 सेकंड बाद क्या हो गया? बम भैया फट गया। तो जो बम की आवाज होगी वो इनके कान तक आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, आएगी। तो आगे सवाल ने बोला है कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी। सवाल क्या है? कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी। क्या पूछा गया? समय पूछा गया, पूछा क्या समय। तो बम फटने की आवाज कितनी देर में सुनाई देगी ये पूछा गया, कितने समय बाद। वही चीज है कि कितने समय बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। लेकिन यहां पे जो बम फटने की आवाज है उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आया, उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी जो बम फटने की आवाज है ना। या फिर ये समझ लो लड़का कितनी दूर भाग गया होगा, है ना। तो एक बात बताओ, बम फटा है 56 सेकंड बाद, यानी इस लड़के ने जब यहां बम लगाया और भागना शुरू किया, और यहां पे जब था तो 56 सेकंड बाद बम फट गया। तो यानी इस लड़के ने 56 सेकंड में दूरी कितनी तय की, पहले ये तो देखो। उतनी ही दूरी तो बम की आवाज ने तय की होगी भाई, उतनी दूरी तो बम की आवाज गई होगी इस लड़के के कान तक। तो यानी कि सबसे पहले ये देखो, ये लड़का जो भाग रहा था वो 1 सेकंड में 30 मीटर भाग रहा था। और अगर 1 सेकंड में ये 30 मीटर भाग रहा था तो आखिरकार 56 सेकंड में कहां तक पहुंच गया? 1 सेकंड में अगर 30 मीटर भाग रहा था तो 56 सेकंड में बताओ ये कहां तक पहुंच गया? 56 गुणे 30 हो जाएगा, 3 6 18, 3 5 15 और 16, 1680 मीटर। यानी 1 सेकंड में अगर 30 मीटर है तो 56 सेकंड के लिए क्या कर देंगे? 56 से गुणा कर देंगे, 3 6 18, 16, 1680 मीटर। यानी जो बम फटने की आवाज है उसे कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ी? 1680 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी पड़ी, क्योंकि ये लड़का 56 सेकंड बाद यहां पहुंचा था और 56 सेकंड बाद बम फटा तो ये आवाज क्या पहुंच गई। यानी कि दूरी कितनी कवर करनी। अब वहां पे मैंने यही काम किया था कि चोर मैंने देखा कितनी दूरी तक भाग गया। चोर 3 घंटे तक भागा, 10 बजे चोरी होके भागा, वो 10 बजे चोरी करके 1 बजे जो है पुलिस ने देखा कि वो भागा है। तब पुलिस ने देखा कि हाँ 3 घंटे निकल गए, 3 घंटे में देखे कहां तक पहुंच गया होगा। तो ये आ गई 1680 मीटर की दूरी। 1680 मीटर की क्या आ गई भाई? दूरी आ गई। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगी। रिलेटिव स्पीड किसकी भाई? तो लड़का 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागा है, और हवा यानी जो बम फटने की आवाज है वो हवा है। हवा या बम फटने की आवाज क्या है चीज? वो हवा है। यानी दोनों की चाल दी गई है 450 मीटर पर सेकंड बेटा दी गई है, और 30 मीटर पर सेकंड दी गई। तो भाई सेम डायरेक्शन में भागेंगे पुलिस चोर वाले कैसे? रिलेटिव स्पीड घटेगी तो कितनी आएगी? 420। कितनी आएगी रिलेटिव स्पीड? 420 मीटर पर सेकंड आएगी। मीटर कटेगा सेकंड में आंसर आ जाएगा, मीटर कटेगा सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार में कट रहा है जरा बताओ? 4 बार में। 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। 42 चक्कू कितना होता है? नींद में हो भाई क्या तुम? 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, तो आंसर आ गया 4 सेकंड। यानी कि सवाल में क्या पूछा गया था? सवाल में पूछा गया था कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी, यानी कितने समय बाद वो आवाज जो है पकड़ पाएगी लड़के को, कितने समय बाद वो आवाज लड़के को पकड़ पाएगी। तो पहले ये तो देखो लड़के ने कितनी दूरी तय कर दी उतनी देर में। 56 सेकंड बाद वो फटा है ना। 56 सेकंड बाद मान लो पुलिस जो पकड़ने चली है चोर को, तो 56 सेकंड पहले देखेगा ना चोर कितना भाग गया। तो 56 सेकंड में लड़का भाग गया कितना? 1680 मीटर। पकड़ने के लिए रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगी। बस वही सेम सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया। बताओ पीछे करते हैं, पीछे वाला सवाल अगर फिर से दिखाना हो तो। आप समझ में आया पीछे वाला सवाल? देख लो, है ना। पुलिस चोर की चाल दी गई है, 10 बजे चोरी हुई, 1 बजे पकड़ना शुरू किया, तो 3 घंटे पहले ये तो देखो ना चोर भागा कितना 3 घंटे में। तो पुलिस चोर की चाल दी गई है। चोर और पुलिस की चाल, चोर की चाल ये है और पुलिस की चाल ये है। भाई पुलिस की ज्यादा होगी तभी तो पकड़ेगा पुलिस वाला, जब पुलिस की चाल ज्यादा होगी। और 1 घंटे में 42 भागता तो 3 घंटे में कितना भागा चोर? यानी पुलिस को इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी पकड़ने के लिए, और रिलेटिव स्पीड आ गई, रिलेटिव घट जाएगी। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे
आज का आखिरी कॉन्सेप्ट बेटा ये। इस तरह के सवालों में याद रखना, बिना रुके जो है आपकी स्पीड दी गई। जैसे मान लो कोई ट्रेन होती है जो बिना रुके नॉन स्टॉप जाती है, जैसे हरदोई से टनकपुर नॉन स्टॉप, बिल्कुल बिना रुके टनकपुर सीधे, हरदोई छूटी सीधे टनकपुर रुकी, ठीक है। तो बिना रुके की जो चाल दी गई है वो बिना रुके मतलब नॉन स्टॉप स्पीड जो दी गई है वो दी गई है 42 kmph। और रुक रुक के जाती है, कोई ट्रेन ऐसी हर जगह रुक रही है, हरदोई के बाद फिर शाहजहांपुर, फिर बरेली, फिर शाहजहांपुर, अम्बाला, चंडीगढ़, फिर टनकपुर, रुक रुक के जा रही है। रुक रुक के चाल जो दी गई है वो कितनी दी गई है? रुक रुक के 28 kmph दी गई। सवाल आपसे ये पूछेगा बताओ प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, बताओ प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। याद करो मैंने आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाया है परसेंटेज में, कमी परसेंट, याद आया बेटा? कमी परसेंट में बेटा बताओ ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं डिफरेंस, ऊपर लिखते हैं बच्चा डिफरेंस लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं? नीचे ज्यादा वाली वैल्यू लिखते हैं, इनटू क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। लेकिन अब 100 मत लिखना, अब 60 लिखना। अब 100 क्योंकि परसेंटेज चैप्टर थोड़ी ना है, ये कौन सा चैप्टर है? तो चाल, समय, दूरी तथा ट्रेन है ना। प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं? सवाल तो यही पूछ रहे ना 1 घंटे में कितने मिनट रुकता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इंटू 60 लगाना है। सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो स्पीड हमें कितनी दी गई है? 42 और 28 दी गई है। और आसान करना है तो उसका रेशियो बना लो, और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर और आसान करना है तो रेशियो कितना आ गया? 3:2। और सवाल को आसान बनाना है तो क्या कर लो? रेशियो बना लो। अंतर डिफरेंस कितना आ गया? 1, और ज्यादा वाली वैल्यू 3। आंसर आएगा 20 मिनट प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 20 मिनट रुकती है। आंसर आएगा 20 मिनट प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी रुकती होगी? 20 मिनट। बस ये कॉन्सेप्ट इस तरह के सवालों के लिए याद रखेगा, आपका हमेशा लग जाएगा सवाल। और ये सवाल आएगा जरूर, इसमें का सवाल आता जरूर है। अब बताओ अगर हम तुम्हारी आज की क्लास ना लेते और बाकी जगह की कोचिंग की तरह बोल देते चलो भैया 10 क्लासेस हो गए, बहुत हो गए, चैप्टर खत्म, यही करता, और ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आकर के गिरता और तुम सोचते ये कहां से आ गए, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो भाई कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़ाने में, टाइप सारे के सारे पढ़ाने में, अच्छे से पढ़ाने में टाइम लगता है। आप भी इस बात को जानते होंगे, अगर खाना भी अच्छे से बनाना हो ना तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर जल्दबाजी में बनाना तो जल्दबाजी में तो तुम जानते हो अड़बड़ सड़बड़ कुछ कुछ बन जाएगा खाना, लेकिन अगर आपको खाना भी अगर अच्छे से बनाना हो प्रॉपर वे में तो उसमें भी टाइम लगता है। और ये याद रखेगा, बिना अच्छे से तैयारी किए आप भूल जाइए कि आप आज के समय में नौकरी पा लेंगे, बिना अच्छे से तैयारी किए। तो अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको अच्छे से सारे टाइप और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको टाइम निश्चित तौर पे लगेगा। और कोई अगर आपको ये कह रहा है कि कम टाइम में हम आपको सिलेक्शन दिला देंगे, तो या तो वो आपको बेवकूफ समझता है और या तो वो खुद को बेवकूफ बना रहा है। सीधी सी चीज है भाई, है ना। तो चीजें बहुत सारी जब तक आप नहीं पढ़ लेंगे सारी की सारी, तब तक आप एग्जाम निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। द सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया फिर से। बिना रुके चाल कितनी दी गई है? 54 kmph दी गई है। रुक रुक कर कितनी दी गई है बेटा? 45 kmph दी गई। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, कितने मिनट रुकती है? बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम आसान करने के लिए क्या करोगे? 9 छाक 54, 9 पंचे 45, रेशियो बना लेंगे, आसान रहेगा। रेशियो बनाने के बाद बताओ बेटा ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, इनटू में क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 10 मिनट प्रति घंटा। 10 मिनट प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना रुकती है बेटा? 10 मिनट रुकती है। बताइए समझ में आई बात? वेरी गुड। ये सवाल लगाओ फिर, ये होमवर्क में तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब देखो वैसे ही सवाल है, देख लीजिए। 1 घंटे में 45 तय करती है, यानी 45 kmph, और वो भी कैसे? ना रुके। फिर लिखा है यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 तय करती है, यानी 36 kmph हो गया। सवाल ने वही पूछा 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। बताइए सवाल देखिए यूपीपी परीक्षा में आया कि नहीं आया? वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया भाई आपको सब एग्जाम के अंदर मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। इस सवाल की बात करें, 40 से गया, फिर 60 से गया, आने जाने में उसे कितना लगा? 10 घंटे। याद करो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद करो। गया है 40 की चाल से और वापस आया है 60 की चाल से, वापस आया है 60 की चाल से। याद आया बेटा? 40 की चाल से गया है, 60 की चाल से वापस आया, और आने जाने में पूरा कितना लगा? पूरा करने में टोटल टाइम लगा 10 घंटे। याद करो मैंने सवाल आपको भी कैसे समझाया था, बताइए। डिस्टेंस बराबर क्या लिखने को बताया था सबसे पहले मैंने? वेरी गुड, जल्दी बताइएगा जिसको याद हो। S1 इंटू S2 आगे बेटा अपॉन S1 प्लस इंटू टोटल टाइम। बताओ यही सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, गांव से बाजार वाला शुरुआत में किया था। क्वेश्चन देख लो, यूपीएसआई की परीक्षा में आया वो सवाल है ये। हाँ, अब जो भी आएगा वो अपने आप लगाइएगा, ठीक है। हाँ, आंसर की आपको बाद में भेज देंगे। अब वो देखिए डीटीएस कॉन्सेप्ट है कि 132 की चाल से गया तो इतनी देरी से पहुंचा, 143 की चाल से गया तो इतनी जल्दी पहुंचा, दूरी गया। इसके खूब सारे सवाल उस दिन लगवाए थे मैंने आपको डीटीएस में, और सेम ये वाला भी।
नहीं, ये इस सवाल का फॉर्मूला है, ये इस वाले सवाल का है, और वो अलग है भाई। वो बेटा आंसर आपको आंसर की बात में डाल देंगे। डीटीएस वाला ये ऑनलाइन लेक्चर में या तो अब देख लेना भाई, और क्या बताएं, या इन लोगों को सिखा देना। ऑनलाइन अगर हुआ होगा तो देख लेना। ये तो इस वाले सवाल का है, ये अभी हमने आपको आज आज की क्लास में पढ़ाया, लेकिन ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये पिछली क्लासेस में हो चुका है। इसमें बोलता है देर से पहुंचा जल्दी पहुंचा, देखो देर से पहुंचा जल्दी पहुंचा, ये कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, है ना। क्लास हो सके तो मत मिस करिए, बिल्कुल भी मत मिस करिए। तो प्यारे बच्चों, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डाल करके आपको आंसर देना है। जैसे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, 46 का ए, 47 का बी, ऐसे करके आपको आंसर लिखना है। तो मैं बाद में आकर के देखूंगा किस बच्चे ने आंसर इसके सही किए, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा, हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। अच्छा हाँ, इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग एक काम करिए, जो बच्चे भी चाहते हैं इसकी पीडीएफ मिल जाए, तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड लगा दे रहा हूँ, ये क्यूआर कोड आप लोग इसका स्कैन कर लीजिए। तो जो भी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं तो उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी, स्कैन करना होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा आप क्यूआर कोड, और स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, अब इसको कभी भी स्कैन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो भाई, जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, पहले तो सेशन को लाइक कर देंगे एक बार, और हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। जितने भी सवाल कराए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राधे।